प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नई यूनिट के साथ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। टू एक्सप्लेन द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस many theories have been given, some of which are described here. तो मेटल्स और लिगेंड के बीच में जो बंध है, इस बंध को एक्सप्लेन करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, कार्य किए, थ्योरीज दी, अपना मत दिया। इनमें से एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पॉलिंग एवं स्लेटर ने 1935 में सजेस्ट किया था और इस थ्योरी के अनुसार इस थ्योरी के कुछ एज्यूम्शंस हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सेंट्रल मेटल एटम्स ऑब्लिक आयन इन कॉम्प्लेक्सेस प्रोवाइड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स टू लिगेंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम्स ऑब्लिक आयन आर vacant, equivalent in energy and have definite geometry। तो पहला इनका एज्यूम्शंस ये है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसका केंद्रीय धातु एटम या आयन वो लिगेंड को संकृत कक्षक उपलब्ध करवाता है, यानी कि जितने लिगेंड इस केंद्रीय धातु के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं उन लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाने हेतु उतनी ही संख्या में संकृत कक्षक प्रोवाइड कराता है। और ये जो संकृत कक्षक है वो वैकेंट होते हैं और एनर्जी के अंदर इक्विवेलेंट होते हैं तथा इनकी डिफाइनाइट ज्योमेट्री होती है। तो नंबर 1 एजम्पशंस आप समझ गए होंगे। केंद्रीय जो मेटल है, केंद्रीय धातु है या एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, वो लिगेंड को जितने लिगेंड इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाने की चेष्टा रख रहे हैं, उन मेटल्स उन लिगेंड्स को उतनी ही संख्या में वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स उपलब्ध करवाता है। तो सेकंड एजम्पशंस है नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम और आयन। और संकुल में उस संकुल का जो समन्वय संख्या होती है उस मेटल आयन्स की, उस संख्या के बराबर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की संख्या होती है। ये सेकंड एजम्पशंस है। और थर्ड एजम्पशंस है वीबीटी का, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेटल एटम और आयन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स इन वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एंड कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड आर फॉर्म्ड। यानी कि कॉम्प्लेक्स संकुल बनता है तो उसमें उप सहसंयोजक बंध बनता है। और ये उप सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? मेटल्स आयन या एटम, जो केंद्रीय मेटल आयन या एटम है वो लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और वैकेंट ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में और कोऑर्डिनेशंस बंध का निर्माण होता है। और कोऑर्डिनेशंस अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है, उसके अनुसार कॉम्प्लेक्स की क्या ज्यामिति है और इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और एग्जांपल्स। तो ये देखिए sp हाइब्रिडाइजेशंस की बात हो रही है। यहाँ इसकी जो ज्यामिति है वो लीनियर है, मॉलिक्यूलर ज्यामिति, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यदि किसी कॉम्प्लेक्स का होगा, केंद्रीय मेटल्स आयन या एटम का होगा, तो उस केसेस में उस कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, जानते हैं हम सभी। और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। और इसी प्रकार यदि यहाँ लीनियर के लिए एग्जाम्पल है डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। और यहाँ आप देख सकते हैं sp3 के केसेस में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के केसेस में यदि मेटल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है
तो उस केसेस में रेगुलर टेट्राहेड्रल्स जियोमेट्री होगी, मॉलिक्यूलर जियोमेट्री उस कॉम्प्लेक्स की। तथा एग्जांपल आप देख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल और टेट्रा हेलो यानी क्लोरोफ्लोरोब्रोमो क्यूप्रेट सेकंड, और यहाँ देखिए टेट्रा हेलो जिंकेट सेकंड। ये कुछ एग्जांपल हैं टेट्राहेड्रल जियोमेट्री के। और आप इस प्रकार ये देख सकते हैं DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। DsP2 यदि संकरण है केंद्रीय धातु का, तो उस केसेस में जो उस संकुल की जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी। और इसके एग्जांपल हैं टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड और टेट्रा अमीन क्यूप्रे कॉपर सेकंड आइन। और एक और है स्क्वायर प्लेनर की टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। इसी प्रकार sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो d ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से ऑर्बिटल भाग ले रहा है? एक d ऑर्बिटल वो n-1 dx2y2 वाला होगा। और इसी प्रकार sp3d में n dx2y2 यानी कि आउटर मोस्ट वाला d ऑर्बिटल्स है वो संकरण में भाग ले रहा है। इसकी ज्यामिति है स्क्वायर पायरामिडल sp3d की। और dsp2 और d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के केसेस के अंदर कोऑर्डिनेशंस नंबर हैं 6 और ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और sp3d2 या d2sp3 दोनों के केसेस में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। लेकिन d2sp3 हाइब्रिडाइज में जो d ऑर्बिटल्स, d सबसेल के जो d ऑर्बिटल्स हैं वो अंदर के d ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जबकि sp3d2 का मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है उसमें आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आउटर ऑर्बिटल्स और इनर ऑर्बिटल्स क्या हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आउटर और इनर के बारे में कि भाई सच ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विच इन्वॉल्व dz2 and dx2y2 orbital of nth cell, the sp3d2 hybridizations are called outer complexes. Since in these complexes the number of unpaired electrons is equal to the number of unpaired electron in the metal ions, so these are also called high spin complexes and spin free complexes. तो यहाँ हम बात करते हैं इनर ऑर्बिटल्स एंड आउटर ऑर्बिटल्स की। तो आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है कि जो d2 है तो d सबसेल के 2 d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं dz2 एंड dx2y2। और ये दोनों dz2 एंड dx2y2 कौन से nth सेल के यानी कि आउटर मोस्ट जो d सबसेल के ऑर्बिटल्स हैं वो होते हैं। तथा इस प्रकार की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है sp3d2 है। और इस आउटर मोस्ट जो d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने से इस प्रकार जो संकुल बनते हैं उसको कहते हैं आउटर कॉम्प्लेक्सेस। एंड इन कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो कॉम्प्लेक्सेस की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा कॉम्प्लेक्स नहीं बनने से पहले जो मेटल आइंस है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का मान क्या होता है? समान होता है। और इसको हम क्योंकि यहाँ आउटर वाला ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनर के जो ऑर्बिटल्स हैं d ऑर्बिटल्स उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो स्पिन है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि पेयर्ड नहीं है तो स्पिन का मान इसको इसलिए कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। या स्पिन पेयर्ड नहीं हुई है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने के कारण, तो इनको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे इनर ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं और आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। तो इनर का मतलब है कि n-1 जो सबसेल है जो सेल है उसके d ऑर्बिटल सबसेल के d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं dz2 वाले और dx2y2 वाले। और इसका इनर ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्सेस का एग्जांपल हैं हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड कॉम्प्लेक्सेस। इसी प्रकार हेक्सा अमीन क्रोमियम थर्ड आइन ये भी एग्जांपल है इनर ऑर्बिटल्स का। क्योंकि यहाँ साइनो लिगेंड है या अमीन लिगेंड है, दोनों प्रबल लिगेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल्स के जो
इलेक्ट्रॉन हैं उनको, अंदर वाले डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल्स कहाँ हाइब्रिडाइजेशन में कौन से काम आ रहे हैं, अंदर वाले हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसी प्रकार भी आउटर का ही यही सेम पैटर्न है, जहाँ लिगेंड जो है यहाँ फ्लोरो है, हेक्सा फ्लोरो Fe, ये कॉम्प्लेक्सेस थर्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं। हेक्सा एक्वो आयरन सेकंड कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये आउटर ऑर्बिटल्स के कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। अब देखिए, फोलिंग हैज़ मेड ए यूज ऑफ मैग्नेटिक मेजरमेंट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इन ए कॉम्प्लेक्स। अब पोलिंग ने मैग्नेटिक मेजरमेंट के द्वारा किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को फाइंड आउट किया था। तो जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो कॉम्प्लेक्सेस कितने प्रकार के हैं, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे टॉयबे ने क्या नाम दिया था, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहा था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस का था। इनर ऑर्बिटल्स अभी बताया, चर्चा की है हमने कि जो n-1 dz² और n-1 dx²y² वाला जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यदि हाइब्रिडाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स निर्माण में, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और यदि आउटर वाले nth सेल के जो dz² और dx²y² ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आउटर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। ओर्गेल ने इन्हीं के नामों में थोड़ा फेरबदल किया और नाम दिया लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब अंदर के जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल कराने के लिए स्पिन की पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, और स्पिन घट जाता है, इनको क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और यदि आउटर मोस्ट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑर्गेल ने उनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहा, क्योंकि बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनकी स्पिन पेयर्ड नहीं होती है और हाई स्पिन के रह जाते हैं। इसी प्रकार नाहियोम नामक साइंटिस्ट ने इन्हीं को स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस, स्पिन पेयर्ड का मतलब है कि इनर ऑर्बिटल्स को क्या कहा, स्पिन पेयर्ड कहा, और आउटर ऑर्बिटल्स को क्या नाम दिया गया, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस कहा। तो ये बात हुई। अब हम लिमिटेशन ऑफ वीबीटी की बात कर लेते हैं। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आइन इन सॉल्यूशंस। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सॉल्यूशंस में रंग दर्शाते हैं, इसके बारे में वीबीटी कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। दूसरी लिमिटेशन है कि जो मात्रात्मक मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, इसके बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है वीबीटी ने। और कुछ ज्यामिति, विकृत ज्यामिति वाले कॉम्प्लेक्सेस का भी निर्माण होता है, उनके बारे में वीबीटी कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और यहाँ कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट सेकंड के और कॉपर सेकंड के जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस जो सेम रिड्यूसिंग पावर नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होते हुए भी इनकी रिड्यूसिंग पावर है वो समान नहीं है, तो इसका भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट सेकंड और कॉपर सेकंड का एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हेक्सा अमीन कोबाल्ट सेकंड का ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन प्रेजेंस ऑफ अमीन लिगेंड, तो यहाँ इनर वाले ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। देखिए NH3 लिगेंड की प्रेजेंस में 3D वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग हो गई और दो रिक्त डी हाइब्रिडाइजेशंस के लिए अवेलेबल हैं। इस प्रकार यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 और कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर देखिए 6 जो एमीन लिगेंड है NH3 लिगेंड, वो 6 वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, उपसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। और यहाँ देखिए ये जो इनकी पेयरिंग हुई है NH3 की प्रेजेंस में, जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, वो इलेक्ट्रॉन एक 4D के अंदर चला गया। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गया है, 4D के अंदर गया है। देखिए यहाँ इसकी और इसकी तो पेयरिंग हो गई, इस इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ आकर के पेयरिंग हो गई, बचा हुआ ये इलेक्ट्रॉन है
वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप चला कर गया, 4D के अंदर। तो इस प्रकार हमें दो रिक्त 3D के ऑर्बिटल डी के अंदर जंप किया हुआ इलेक्ट्रॉन, 3D से 4D में जंप किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स। और लिमिटेशंस में भी है, ये अब एक्सप्लेन करेंगे बाद में इसको कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स 3D से 4D में गया, क्या इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी कहाँ से आई, इसको कोई लेकर कोई उत्तर नहीं दिया, वीबीटी ने सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। क्यूपरेट सेकेंड का जो ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम कॉपर सेकेंड की। तो यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ साइनो लिगेंड्स, तो यहाँ हमें जो 3D ऑर्बिटल्स वाले हैं उनकी पेयरिंग हो गई है, सॉरी पेयरिंग नहीं हुई है। ये जो 3D का एक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चला गया है, 4p के अंदर चला गया है, आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट से। और यहाँ अब यहाँ 3D का एक रिक्त हो गया, एक 4s का और दो 4p के, इस प्रकार DsP2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त हुआ है। DsP2 के अंदर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है, तो आउटर मोस्ट में यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, और हेक्सामीन कोबाल्ट के अंदर भी यहाँ 4D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये आउटर मोस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी, समान मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये सेम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशंस वीबीटी के द्वारा नहीं दिया गया। और ये इलेक्ट्रॉन 3D से 4p में जंप करना, या देखिए हाइब्रिडाइजेशन की जो अधिक परिकल्पना दी गई है उसके तहत वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाता है मेटल्स आइन लिगेंड के लिए, कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए 3D का वैकेंट करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D से कहाँ जंप कर दिया, 4p में चला गया। और इसी प्रकार यहाँ जो 3D के एक वैकेंट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स, दो ऑर्बिटल्स वैकेंट करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जंप कर दिया, 3D से 4D में। तो ये 3D से 4D में जंप करना, ये 3D से 4p में जंप करना, इस हेतु कोई सेटिस्फैक्शंस नहीं दे पाई वीबीटी कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई कि 3D से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गए, 4D में। तो ये लिमिटेशन है वीबीटी की। इसी प्रकार वीबीटी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अभी हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी कि यहाँ D2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो यहाँ कब इनर ऑर्बिटल्स का कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब आउटर का बनेगा, कोई स्पेशल करैक्टर्स या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई वीबीटी। ये भी एक लिमिटेशन है वीबीटी की। और इस केसेस में हम देखते हैं कि टेट्राएमीन निकेल सेकंड जो टेट्राहेड्रल है, और टेट्रासाइनो निकेल सेकंड जो ये है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो ये कब स्क्वायर प्लेनर बना लेता है, कब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है, जबकि इनकी समन्वय संख्या दोनों की क्या है, समान है। तो इसका भी ये जो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई वीबीटी। और यहाँ आप देख सकते हैं टेट्राएमीन निकलेट सॉरी निकिल सेकेंड आइंस की, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस है, एक निकिल है इसमें, यहाँ निकिल में एमीन जो है वो लिगेंड है, ये एक s का और 3 किसके, p के। इस प्रकार 4 के लिए वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहा है। sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी टेट्राहेड्रल ज्यामिति यहाँ पे ये। और इसी प्रकार यहाँ टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड की जो बात करते हैं, टेट्रासाइनोनिक्लेट्स की बात करते हैं, तो इस केसेस के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ साइनो लिगेंड है वो इसको क्या कर दिया, यहाँ पेयरिंग हो गई, और एक वैकेंट डी वाला ऑर्बिटल उपस्थित है, एक एस का और 2 पी का। इस प्रकार DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और अमीन के केसेस में DsP3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, और इसको सटीकता से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यहाँ देखिए ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है साइनो के साथ निकिल का। तो ये है लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो नेक्स्ट
हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम CFT के बारे में चर्चा करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड की जो गाइडलाइन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, उसकी पालना करिए और अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। वीडियो को देखिए। धन्यवाद। थैंक यू।